हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बीपीएससी टीआरई 3 से जुड़े हुए जो भी कैंडिडेट्स हैं, न्यू कैंडिडेट्स, उनके कुछ डाउट्स थे तो उन्हीं से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस इसमें लेने वाले हैं। इसमें कुछ क्वेश्चंस तो बहुत जरूरी है, जैसे प्राण को लेकर क्वेश्चन पूछा गया है कि प्राण नंबर के लिए आवेदन कब कर सकते हैं, योगदान में क्या क्या लेकर जाना है, टेक्निकल ज्वाइनिंग क्या होती है, योगदान पत्र क्या है और आपका पदस्थापन पत्र क्या है। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगे तो मैंने सोचा एक वीडियो बना देती हूँ जिससे आप सभी को कोई डाउट ना रह जाए। तो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या निर्धारित तिथि 14 मई के बाद पदस्थापन पत्र ले सकते हैं? तो हाँ, आप 14 मई के बाद भी पदस्थापन पत्र ले सकते हैं। 31 मई तक आप पदस्थापन पत्र ले सकते हैं, क्योंकि 31 मई विद्यालय में योगदान करने की अंतिम तिथि है। तो आपको जो भी विद्यालय मिला है, मतलब जिस प्रखंड में आपको विद्यालय मिला है, उसका एक बीआरसी सेंटर होता है, यानी ब्लॉक और रिसोर्स सेंटर। तो वहाँ से आप अपना योगदान पत्र प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप 14 मई को नहीं ले सकते, 15 मई को नहीं ले सकते, 16, 17, 18 मतलब किसी को भी नहीं ले पाए, तो आप 31 मई आखिरी डेट है तब ले सकते हैं। उसके बाद है, क्या 15 मई को ज्वाइनिंग जरूरी है? बाद में नहीं कर सकते। मान लीजिए कि आपने योगदान पत्र ले लिया है और आप ज्वाइनिंग नहीं करना चाहते, तो किसी भी वजह से नहीं कर सकते हैं, तो आप 31 मई को मतलब कि जो ज्वाइनिंग है वो 31 मई को 12 बजे तक स्कूल में योगदान कर सकते हैं। 12 बजे तक इसलिए क्योंकि अभी जो विद्यालय चल रहे हैं वो 6:30 से 12:30 चल रहे हैं, यानी 6:30 बजे जाना है, 12:30 बजे तक आपको आना है। तो अब टीचर ही नहीं रहता है विद्यालय में 12:30 बजे के बाद, तो आप ज्वाइनिंग भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि प्रभारी या प्रधानाध्यापक ही ज्वाइनिंग करवाते हैं। तो अगर विद्यालय 9 बजे से 4 बजे तक का होता तो आप 4 बजे तक ज्वाइनिंग कर सकते थे। मेरी सलाह आपको ये रहेगी कि आप 15 तारीख को ही सुबह सुबह ज्वाइनिंग कर ले। आप किसी भी कंडीशन में हो, आप ज्वाइनिंग कर लीजिए, आपकी सैलरी बनना स्टार्ट हो जाती है वहीं से, जिस डेट पे आप ज्वाइनिंग करेंगे। तो आप बस ज्वाइन करके भी तुरंत अगर आपको छुट्टी पे जाना है तो उसके बारे में बात वगैरह कर लीजिएगा, ठीक है, बट ज्वाइनिंग कर लीजिए। बाकी ये आपका पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है कि आप किस कंडीशन में और कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। नेक्स्ट है, क्या योगदान के बाद छुट्टी मिलेगी परीक्षा देने या अन्य मामले में? तो अभी तो कोई छुट्टी वैसे नहीं मिलती है, लेकिन सीएल होते हैं जो कि एक साल में 16 सीएल मिलते हैं, तो आप उन सीएल के लिए एप्लीकेशन लिख सकते हैं। अगर स्वीकृत हो जाता है तो आपको छुट्टी मिल जाती है। वैसे ये सीएल मिल जाते हैं, 16 होते हैं ये सीएल, और महिलाओं को हर महीने 2 एसएल भी मिलते हैं 16 सीएल के साथ साथ, यानी 24 एसएल हो गए एक साल में और 16 सीएल, इतनी छुट्टी महिलाओं को मिलती है। अगला है, क्या चिकित्सकीय अवकाश मिल सकता है? तो नहीं, किसी भी तरह का चिकित्सकीय अवकाश नहीं मिलता है, बल्कि मातृत्व अवकाश यानी मैटरनिटी लीव और पैटर्निटी लीव मिलती है, यानी मातृत्व अवकाश या पितृत्व अवकाश मिलता है। और ये भी कोई कंफर्म नहीं है, मतलब कि जो मातृत्व अवकाश और पितृत्व अवकाश है ये पहले डीओ कार्यालय से आपका स्वीकृत होगा, उसके बाद ही मिलता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको जाते ही मिल गया, अपने आप नहीं लेना है, पहले अपने एचएम या प्रभारी से बात करनी है, वो आप स्वीकृत करते हैं, फिर डीओ कार्यालय में स्वीकृत होता है। अगर स्वीकृत हो जाता है तब मिलता है आपको। अब इस तरह से कोई कंफर्म नहीं है कि आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। मतलब कि आप इस चीज़ के लिए कोई भी दबाव नहीं बना सकते हैं, इस पर आपका पूरा अधिकार नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग है, प्रोविजन पीरियड रहेगा, इस वजह से। क्या एक्सीडेंट या भयंकर बीमारी की स्थिति में होने में कोई भी अवकाश नहीं मिलेगा? तो ऐसा नहीं है। अगर आपकी बीमारी मतलब कोई भयंकर बीमारी है या फिर एक्सीडेंट वगैरह होता है तो ये अवकाश जो होते हैं ये डीओ कार्यालय से स्वीकृत करवा के आपको मिल सकते हैं। कई बार इसमें वेतन कटता भी है और कई बार नहीं भी कटता है। ये डीओ कार्यालय में मतलब कि जो सक्षम अधिकारी है उसके धैर्य पर निर्भर करता है। क्या गर्मी के अवकाश का वेतन मिलेगा? तो हाँ, आप ज्वाइन कर लेंगे तो कोई भी छुट्टी पड़े आपका वेतन नहीं रुकेगा, बस आपकी ज्वाइनिंग हो जानी चाहिए। जिस दिन से आप ज्वाइन करेंगे उस दिन से आपका वेतन बनने लग जाएगा। इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आप जल्दी से जल्दी स्कूल में ज्वाइनिंग कर लीजिएगा, तो आपका वेतन बनना चालू हो जाएगा। कोई भी छुट्टी पड़े वेतन नहीं रुक सकता। क्या गर्मी की छुट्टी में भी ट्रेनिंग मिल सकती है? तो अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप लोगों को ट्रेनिंग पर भेजा जाएगा। छुट्टी पड़ी है तो सबके लिए पड़ेगी, लेकिन एक चीज़ हो सकती है कि आपने अभी आए आप 15 मई से 31 मई तक ज्वाइन कर रहे हैं, तो कुछ लोग तो 15 मई को ही ज्वाइन कर लेंगे,
आई मीन मोस्ट ऑफ द 99% लोग 15 मई को ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन कुछ टीचर्स रह जाएंगे जो हो सकता है कि बाद में भी ज्वाइन करें, 31 मई तक बीच बीच पे भी ज्वाइन करें, उनकी कंडीशन पर निर्भर करता है ये। तो मुझे नहीं लगता है, पर्सनली मुझे ये नहीं लगता है कि आपको ज्वाइनिंग करवाते ही छुट्टी पर भेज देंगे। हो सकता है कि कुछ काम आपको सौंप दिया जाए, ट्रेनिंग पर भेज दिया जाए, या कुछ भी काम आपको सौंप दिया जाए, या हो सकता है छुट्टी पर भी भेज सकते हैं। ये एसीएस साहब पर निर्भर करता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पदस्थापन पत्र और योगदान पत्र में क्या अंतर है। तो योगदान पत्र जो होता है ये विद्यालय में योगदान करने के लिए आपको मिला है, इसको लेकर आप जाएंगे विद्यालय में योगदान करने के लिए। हालांकि अदर डॉक्यूमेंट्स भी लेकर जाने हैं, बट ये मेन डॉक्यूमेंट है। उसके और पदस्थापन पत्र जो होता है ना, वो आपका जो पदस्थापन हुआ है, किस विद्यालय में आपको स्थापित मतलब कि सेंड किया गया है, कौन सा विद्यालय आपको टैग किया गया है, इसके लिए होता है। पदस्थापन पत्र पे आपका टीचर आईडी लिखी होती है, आपकी क्लास लिखी होती है, आपका सब्जेक्ट लिखा होता है, मतलब तो ये सारी चीज़ें उसमें लिखी होती हैं। आपको कौन सा स्कूल मिला है, ये सब लिखा होता है। उसके बाद उसी से संबंधित आपको योगदान पत्र दिया जाता है। फिर है टेक्निकल योगदान क्या है, यानी टेक्निकल ज्वाइनिंग क्या होती है। तो टेक्निकल ज्वाइनिंग जो होती है वो ऑनलाइन होती है, यानी कि ये सरकार को बताना होता है कि हमारे विद्यालय में इस शिक्षक ने ज्वाइन कर लिया है, क्योंकि वहाँ से तो शिक्षक को भेजा गया, अब पता नहीं ज्वाइन किया कि नहीं किया, तो इसको ऑनलाइन बताना होता है 24 घंटे के अंदर। ये काम जो होता है वो एचएम का होता है, यानी प्रधानाध्यापक या प्रभारी का होता है। जब आप ज्वाइन कर लेंगे तो उसके बाद इस चीज़ की जानकारी सरकार तक मतलब विभाग तक पहुँचा देते हैं, सरकार नहीं सॉरी विभाग तक पहुँचा देते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रान नंबर के लिए आवेदन कब कर सकते हैं। तो आप जिस वक्त विद्यालय में ज्वाइन कर लेंगे उस वक्त उसी के ठीक बाद या जब भी आपका मन करे प्रान के लिए आवेदन कर सकते हैं, यानी ज्वाइनिंग के बाद आप प्रान के लिए आवेदन कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपने सुबह ज्वाइन किया तो आप कल तक या शाम तक भी प्रान के लिए आवेदन कर सकते हैं, यह आपकी इच्छा पर निर्भर करता है, बट ज्वाइनिंग के बाद ही आपका ये प्रान के लिए आवेदन होता है। फिर योगदान के समय क्या क्या लेकर जाना है, ये बड़ा क्वेश्चन है। तो योगदान के समय आपको लेकर जाना होगा, देखिए TRA 3 का जो एडमिट कार्ड मिला था सबसे पहले वो रख लेंगे, फिर अपना आधार कार्ड, इन सब की फोटोकॉपी लगानी है और 3 फाइल तैयार करनी है। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था। TRA 3 का एडमिट कार्ड हो गया, जो सबसे पहले आपको मतलब ये बताता है कि आपने स्टार्टिंग की थी, मतलब इस प्रक्रिया की पूरी स्टार्टिंग वहीं से होती है कि आपको एग्ज़ाम देने का मौका मिला। तो TRA 3 का एडमिट कार्ड, फिर आधार कार्ड, फिर प्रोविजनल ज्वाइनिंग लेटर आपको मिला होगा उसको रख लेना है। उसके बाद काउंसलिंग लेटर होगा वो रख लेना है, 2 हो गए, प्रोविजनल ज्वाइनिंग लेटर, काउंसलिंग लेटर और एक योगदान पत्र, 3 हो गए। तो 3 डॉक्यूमेंट आपको सरकार की तरफ से दिए जाते हैं सुनिश्चित करने के लिए कि आपकी ज्वाइनिंग विद्यालय में हो गई है या आपको ये जॉब मिल गई है, इस पद पर आप इस पद के लिए आप एलिजिबल है या आपको रख लिया गया है विद्यालय में। तो ये डॉक्यूमेंट हो गए। बाकी अदर डॉक्यूमेंट होते हैं आपका 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, आपको ग्रेजुएशन की मार्कशीट, फिर BEd या DLEd जो भी आपने किया उसकी मार्कशीट, सीटेट की मार्कशीट। अगर आप बिहार के निवासी हैं तो आपका डोमिसाइल भी लग जाएगा, और अगर आप मतलब किसी कैटेगरी में आते हैं तो कैटेगरी सर्टिफिकेट भी लग जाएगा, और इनकम सर्टिफिकेट अगर आपने लगाया था उस समय तो वो भी लग जाएगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने होते हैं, पैन कार्ड की फोटोकॉपी भी लगेगी। इन सभी को लेकर जाना है आपको ज्वाइनिंग के लिए विद्यालय में। सबकी फोटोकॉपी रख लीजिएगा, 3 फाइल बना लीजिएगा। विद्यालय में एक ही लगती है, पर वहाँ पे उस वक्त एट द करंट टाइम आप 3 लेके जाइएगा इन सबकी, और उसमें 2 फोटो भी रख लेनी है अपनी खुद की, ठीक है। हर फाइल में 2 फोटो रख लेनी है। अब इतना तो आप क्या हो गया, फाइल बन गई, इतने डॉक्यूमेंट की 3 फाइल बन गई। एक फाइल आपकी विद्यालय में रहती है, दूसरी फाइल BRC में भेजी जाती है, तीसरी फाइल आपके DO ऑफिस में भेजी जाती है, जिससे ये पता चल जाता है कि इस कैंडिडेट ने हमारे विद्यालय में योगदान दिया है। तो फाइल जाने के बाद आपका थंब वेरिफिकेशन भी होता है, जिसके लिए आपको DO कार्यालय बुलाया जाता है। उस अलग अलग डेट मिलती है। अब देखिए इसके बाद होगा वो सारी प्रक्रिया। मुझे गर्मी की छुट्टी आपको ना मिलने, मतलब मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है कि आपको नहीं मिलेगी, वो इसका ये कारण हो सकता है, ये भी एक बड़ा कारण है कि आपकी जो टेक्निकल ज्वाइनिंग वगैरह होती है वो सारी प्रक्रियाएं इसी टाइम में होती है, यानी कि थंब वेरिफिकेशन होना,
ठीक है। और भी डॉक्यूमेंटल वर्क वगैरह जो होते हैं वो सारे काम जो होते हैं वो ज्वाइनिंग के बाद होते हैं, तो उसमें लगभग 1 महीने का टाइम लगता है। 1 महीने तक आपको परेशान होना पड़ेगा, मतलब किसी न किसी कारण से। तो एक्चुअली मतलब ऐसे ही ज्वाइनिंग करवा के फिर छुट्टी दे देना, फिर वो प्रक्रिया रुक जाएगी, मतलब आपकी फुल टू फुल जो भी वर्क है प्रोसेस है वो हो नहीं पाएगा। इसलिए मुझे लग रहा है कि छुट्टी नहीं मिलेगी। बाकी देखिए क्या होता है, एसीएस साहब के ऊपर निर्भर करता है। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जिनके जवाब मैंने दिए। अगर आपके पास कोई और क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। आई विल मेक अनदर वीडियो फॉर दैट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।